मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो रीट 2021 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले सभी साथियों को रामात मैथ्स क्लासेज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना। वैसे परिस्थितियाँ कुछ अलग रही जिसके कारण ये परीक्षा निरस्त हो गई है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक अच्छे शुभ संदेश ये भी है कि रीट 2022 की भी घोषणा हो चुकी है, जिसकी परीक्षा जुलाई 2022 में प्रस्तावित है। तो पाठ्यक्रम भी इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। जो पिछली बार का जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को बरकरार रखा गया है। और तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो पिछली बार जो तैयारी की है उसी तैयारी में जो कुछ भी कमियां रह गई उस कमियों को ही हमें इस बार केवल हमें दूर करना है, ताकि पिछली बार अगर जिन साथियों के अंक अगर कम भी आए हैं तो उसको सुधारने का भी हमें इस बार पुनः मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो साथी इस चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे आपके संबंधित जो भी अच्छे वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल पाएगा और आप उस वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। जो साथी पहले से ही जुड़े रहे हैं वो जानते हैं कि इस चैनल पर कहीं पर भी फालतू की बातें नहीं होती है, केवल हम पाठ्यक्रम से संबंधित और विषय वस्तु पर आधारित ही चर्चा करते हैं और मैथ्स के जो पॉइंट है, जो बेसिक्स है, उनको हम अकॉर्डिंग लेते हुए ही आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपसे एक निवेदन और करूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे तो उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करें तैयारी की कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है। तो तैयारी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो अपनी तैयारी करें उसको हम 3 भागों में बांट के तैयारी करें। सबसे पहला तो है मैथ्स के जो बेसिक हैं उन बेसिक को हम सबसे पहले आधारभूत जो जानकारी हैं उन जानकारियों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर कर लें। नंबर 2, दूसरा जो है जो आपकी विषय वस्तु जो निर्धारित की गई है, जो रीट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, उसी के ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है। और नंबर 3, तीसरा जो है वो ध्यान देना है हमें अभ्यास की तरफ। जब हम इन 3 स्टेप के माध्यम से अगर तैयारी करेंगे तो हमें प्रश्नों को हल करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करें हम बेसिक की, तो बेसिक का अर्थ कहीं पर भी शॉर्टकट तरीके जो है उनकी तरफ नहीं है। अगर आपको किसी चैनल पर ये बताया जाता है कि आप अगर शॉर्टकट सीख जाएंगे तो आपके सारे बेसिक पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेसिक जो है, जब तक बेसिक हमारा अच्छा नहीं होगा तब तक हम शॉर्टकट तरीकों का अच्छा यूज़ नहीं कर सकते। ये मैं कतई नहीं कहता कि बेसिक शॉर्टकट जो तरीके हैं वो हमारे किसी उपयोग के नहीं है, हालांकि उनका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास सबसे पहले आधारभूत जानकारी जब हमारे साथ होगी तो हम जो बहुत सारे शॉर्टकट तरीके तो में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, हम कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे कि हमें कौन सा इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना वो करना है हमें सारे चैप्टर का बेसिक्स क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2, दूसरा जो काम करना है वो करना है हमें अपनी विषय वस्तु को तैयार करना है। अब जो विषय वस्तु है वो है आपके कक्षा 10 तक के जो मैथ्स के जो चैप्टर है वो चैप्टर आपकी विषय वस्तु में शामिल किए गए हैं। ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका स्तर जो रहेगा वो रहेगा 12th के लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्तर रहेगा। अब बात ये आती है कि हमें कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है या 12वीं के जो मैथ्स है उसको भी हमें इसमें ऐड करना है, उन बिंदुओं को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर कर दूं कि हमें जो है वो चैप्टर जो हमें देखने हैं वो कक्षा 10 तक की ही पाठ्य पुस्तकों, आरबीएससी की जो पुस्तक है उनको ही हमें टच करना है। अब स्तर की बात जो आती है, स्तर से तात्पर्य ये है कि उनके प्रश्नों का स्तर जो रहेगा, जो आपके स्टैंडर्ड जो रहेगा, प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 12वीं के लेवल के, यानी जो 12वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे की जो सोच होती है उस सोच के लेवल के आपके प्रश्न आएंगे। लेकिन आपको सारे प्रश्न जो पढ़ने हैं वो कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तक के ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 जो है अभ्यास। और अभ्यास का अधिकतम उपयोग हम करेंगे तब, क्योंकि मैथ्स तो ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत कम चीज़ें जो याद करनी पड़ती हैं, अधिकतम ये अभ्यास पे निर्भर है। तो आप जितने अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतने ही हमारे अच्छे अंक आएंगे। तो हम जो वीडियो बनेंगे वो उसमें भी हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स के बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में कक्षा 10वीं तक की जो भी विषय वस्तु है उन विषय वस्तु को हम अच्छी तरह से समझेंगे, और उसके बाद में जो अभ्यास प्रश्न है, जो अच्छे अभ्यास प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने लायक है, उन प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनसे एक बार और निवेदन कर दो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कहीं भी आपके ये वीडियो मिस नहीं होगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने जो साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो अध्याय है वो है समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा और भाग।
तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार और कह दूं, आप कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। तो हम सबसे पहले बात करें कि जो घातीय जो संख्या होती है वो संख्या वास्तव में होती क्या है। यानी जो किसी भी संख्या को जब मैं ऐसे जो लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 2, ठीक है, और उस संख्या के हम यहाँ ऊपर एक संख्या अगर लिख दें तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है घातीय संख्या। ठीक है, अब इसमें समझे इसको, ये जो मैंने 2 जो नीचे लिखा है इसको तो बोला जाता है आधार, और ये जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है इसको कहते हैं घात। ठीक है, अब हमें बात जो करनी है वो करनी है हमें समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा और भाग। यानी हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें बात जो करनी है वो कैसे आधार, समान आधार में एक जैसा ही आधार होना चाहिए। यानी नीचे जो संख्या होनी चाहिए आधार में वो संख्या एक ही संख्या होगी। उस संख्या की जो अलग अलग घातें हैं उन घातों को हम आपस में गुणा कैसे कर सकते हैं और उनको भाग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये जो घातांक जैसे मैंने लिखी है इसको पढ़ते कैसे, इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 5। ठीक है, अब 2 की घात 5 इसका अर्थ क्या है, यानी जब किसी भी संख्या को जो आधार है समान ही होना चाहिए। जैसे ये 2 ही आधार है, इसी आधार को मैं अगर वापस 2 वाले आधार से गुणा करो, इसको अगर पुनः 2 से गुणा करो, यानी ये जो इसको कहते हैं समान आधार। ये जो आधार है देखिए यहाँ पर भी 2 है 2 है 2 है, ये समान आधार है। अब इस आधार को अगर मैंने, इस आधार कितना है 2, तब 2 की ये घात कितनी बनेगी, यानी इसको हमने जितनी बार गुणा किया है वो इसकी कहलाती है घात। यानी यहाँ पर 2 का गुणा हमने 1 2 और 3 बार किया है, तो यहाँ 2 की घात कितनी बन जाएगी 3। तो ये हो जाएगा 2 घात 3। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो -7 की घात 3, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत ही आसान है। यानी -7 जो आधार है, -7 गुणा -7 गुणा -7। ठीक है, यानी -7 की घात 3 का अर्थ क्या हुआ, -7 गुणा -7 गुणा -7। यानी हम जो आधार वाली संख्या है उनको हम घात रूप में भी लिख सकते हैं, और जो घात वाली संख्या है उसको हम इस तरह से सामान्य रूप से भी इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे एक संख्या दी हुई है 32, ठीक है, इस संख्या को हमें घात के रूप में बदलना है। कैसे बदलना है इसको, घात के रूप में। तो हमें इसमें न तो इसका आधार पता है कि इसका आधार क्या होगा और इसकी घात कितनी बनेगी ये भी हमें नहीं पता। जब इस तरह के प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में, जब किसी संख्या को घातांक रूप में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो 32 जो है उस 32 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आप याद रखना, अभाज्य गुणनखंड से तात्पर्य क्या है, यानी हमें जो है वो इसमें जो भाग देना है वो सारी अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। ऐसी संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अगर आप इस नहीं जानते तो एक वीडियो बना हुआ है संख्याओं के प्रकार, तो उसको आप जरूर देखिए एक बार, तो आप सारी संख्याओं को अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी आपको बता दो, अभाज्य संख्या यानी वे संख्या है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वो संख्या कौन कौन सी है, एक जो है वो स्वयं अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। हमारी अभाज्य संख्या जो है वो है कौन सी, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से आती जाएगी। यानी ये जो संख्या ये कहलाती है अभाज्य संख्या, जो जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या उसमें एक का भाग जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 32 में अभाज्य संख्या का भाग दे, सबसे पहले 2 का भाग दे दे इसमें। तो 2 का भाग कितनी बार गया, 16 बार, वापिस 2 का भाग दिया 8 बार, वापिस 2 का भाग दे दिया 4 बार, वापिस 2 का भाग दिया 2 बार, और वापिस 2 का भाग दे दिया 1 बार। तो ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। यानी अगर मुझे 32 को घातीय रूप में लिखना है तो पहले तो मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया ये संख्या। अब इसका अर्थ ये हुआ, इसका आधार तो क्या बचा 2, और इसकी घात कितनी बनेगी 1 2 3 4 और 5, तो ये बन जाएगा 2 की घात 5। ठीक है, इसी तरह से दूसरी संख्या ले, जैसे मुझे अगर 48 है उसको हमें घात रूप में लिखना है। कौन सी संख्या है 48, तो पहले तो हम उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसी तरह से। सबसे पहले 48 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दिया कितनी बार 24, वापिस 2 का भाग दे दिया 12, वापिस 2 का भाग दिया 6 बार, वापिस 2 का भाग दे दिया 3 बार, और उसमें 3 का भाग दे दिया 1 बार।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो संख्या मिली है 48 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसे हमें घात में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा एक ही आधार नहीं है, यहाँ पर यहाँ तक तो ये समान आधार है, कौन सा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। और 3 का जो आधार है उस आधार की कितनी घात है हमारे पास, एक संख्या है तो उसकी घात लिख देंगे 1। तो जो हमारा आंसर बन जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, ठीक है। इसी तरह से थोड़ी और अच्छी संख्या लिखते हैं जिसमें हमें कुछ बहुत सारे मिक्स संख्या लिखनी पड़ सकती है, तो वो भी बताते हैं आपको कैसे लिखना है। जैसे संख्या लिखी हुई है हमारे पास 144, इसको हमें घातीय रूप में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या काम करें, वही अभाज्य गुणनखंड हम इसके कर दें। 144 को 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, ये 144 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, पीछे 0, 4 आगे नीचे, 2 का भाग दिया 4 बार, कितने हो गए 72। 72 में वापस 2 का भाग दे दिया, कितनी बार 36, 36 में वापस 2 का भाग दे दिया, 18, 18 में वापस 2 का भाग दे दिया, 9 बार, 9 में 2 का नहीं जा सकता, किसका जाएगा 3 का, और ये 3 का हो गया 1 का। यानी इसकी जो घात बनी है वो कितनी बनी है, 2 की घात कितनी बन जाएगी, 1 2 3 और 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। इस तरह से हम किसी भी संख्या को घातीय रूप में बदल सकते हैं, या अगर घात में दी हुई है वो, जैसे लिखा हुआ है कहीं पर 7 की घात 4, इसका मान बताइए, क्या आता है प्रश्न, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान का अर्थ होता है हमें इसका पूरा आंसर निकालना है। तो 7 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 7 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। तो 7 को हम 4 बार जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो ये सारे के जो प्रश्न मैं अभी आपको जो करवा रहा हूँ वो सारे कक्षा 7 के स्तर के हैं। कक्षा 7 में पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं, उनका आप अभ्यास कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम घातों के गुणा कैसे करें और घातों का भाग कैसे दिया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब भी घातों का गुणा या भाग, उसके लिए हमें घातांक नियमों की आवश्यकता होगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें घातांक के जो नियम है, मूलभूत जो नियम है आधारभूत, उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो नियम है वो है, सबसे पहले अगर कोई आधार है, अब आधार हम समान आधार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आधार कैसे होने चाहिए, दोनों समान है, दोनों की जगह आधार मैंने ए और ए लिखा है। अब मान लो किसी एक आधार उसकी घात m है और दूसरा आधार उसकी घात कितनी है, m, आधार यहाँ पर समान है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास समान आधार हो और बीच में गुणा का निशान हो तो हमें घातों को जोड़ना है। क्या करना है, घातों को जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहीं दिया हुआ है 2 की घात 5, इसका गुणा करना है 2 की घात 3 से, साथ ही एक और ले लेते हैं 2 की घात 4 से। जब हमें इनका गुणा करना है तो हम गुणा कैसे करेंगे, आधार तो हमारा आधार का ये ध्यान रखना, कहीं पर भी हमें गुणा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी आप 8 लिख दो तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक। आधार तो वही रखेंगे 2। अब घातों का क्या होता है, जब गुणा होता है तो घातों को जोड़ा जाता है, तो हम इन घातों को जोड़ देंगे। 5 + 3 + 4 कितनी हो गई, 2 की घात हो गई 5 और 3 8 और 4 हो गई 12। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहला जो नियम है वो तो ये है कि अगर समान आधार हो और बीच में गुणा करना हो तो क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ देंगे। नंबर 2, दूसरा जो नियम है वो है, अगर a की घात m है और इसको हमें a की घात n से भाग देना है, ठीक है, बट्टा में लिखा हुआ है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात m, इसमें हमें भाग देना है a की घात n का, ठीक है। तो जो हमने काम गुणा में किया उसका हम विपरीत काम करेंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ पर हमने घातों को प्लस किया था यहाँ हमें घातों को माइनस करना है, m में से n जो है उस घात को हमें घटाना है, ठीक है। नंबर 3, तीसरा जो घातांक नियम है वो ये है, अगर एक आधार है उसके ऊपर एक घात लगी हुई है और ब्रैकेट बनाकर उसके ऊपर दूसरी घात है, यानी कहने का अर्थ घात के ऊपर अगर घात और दी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घातों का गुणा करना है। दोनों घातों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे, जैसे अगर कोई संख्या लिखी हुई है 3 की घात 5 और यहाँ ब्रैकेट बनाकर यहाँ लिख दिया 2, यानी घात के ऊपर और घात लिखी हुई है तो हमें यहाँ घातों का गुणा करना पड़ेगा। 5 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 की घात 10। यानी प्रश्न में आप ध्यान रखें, कहीं पर भी हमें आधार का गुणा करने की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ेगी। हमें जहाँ पर भी करना, या तो घातों को जोड़ना होगा या घातों को घटाना है या घातों का हमें गुणा करना है, ठीक है। चलिए, चौथा जो नियम है वो है, अगर किसी की घात अगर माइनस में हो जाए, क्या हो जाए,
माइनस में, जैसे आपने घटाए हैं तो घटाने में हो सकता है कई बार माइनस में आंसर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम घातों को माइनस इसको प्लस में बनाना हो तो इसको अपन 1 अपॉन करके लिख देंगे, तो ये घात बन जाएगी प्लस में। इसी का दूसरा रूप, अगर मान लो पहले से ही वो अगर माइनस में लिखी हुई है नीचे, तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे यहाँ ऊपर, तो ये हो जाएगी प्लस में घात बन जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक और है, अगर मान लो दो संख्या है हमारे पास, a की घात m ये भी माइनस में और नीचे b की घात n दी हुई ये भी माइनस में, दोनों ही संख्या हमारे पास माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में बदल देंगे। b की घात n को ऊपर लिखते हैं वो प्लस की बन जाएगी, और a की घात m को हम नीचे लिखते हैं वो प्लस की बन जाएगी। सातवां, और क्या, इसके अलावा और देखिए, अगर मान लो कहीं ऐसा दिया हुआ है जैसे a/b, ये पूरा दिया हुआ है, ब्रैकेट बनाकर यहाँ कोई घात दे दी, ब्रैकेट बना हुआ उसके बाहर घात लगी हुई है, तो हम इन घातों को यहाँ अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, a की घात m और यहाँ पर b की घात m, दोनों जगह हम इस घात को लगा सकते हैं। ठीक है, या कहीं पर ऐसे दी हुई हो तो हम इसको कॉमन करके ऐसे बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लागू। आठवां, अगर a/b लिखा हुआ है और यहाँ पर घात अगर माइनस में है, तो इसको प्लस में कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पर अलग अलग माइनस में दी तो क्या करेंगे, हम नीचे जो माइनस में है तो उस घात का पूरा आधार सहित ऊपर लिख देंगे तो प्लस की बन जाएगी, और ऊपर दिया हुआ तो वो नीचे लिखते हुए माइनस प्लस की बन जाएगी। अब अगर दोनों घात अंदर दिए हुए भिन्न के रूप में और फिर उसकी घात माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न जो है उसमें अंश को तो हर बना देंगे, हर को क्या बना देंगे, अंश, तो ये जो घात है वो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, ये जो कुछ आधारभूत नियम है इनका हम उपयोग करेंगे, तो हम जब अभ्यास करेंगे तब ये प्रश्न और भी अच्छे तरह समझ में आएंगे आपको जो नियम है। उसके अलावा एक नया नियम जो है, नया जो है वो है, अगर किसी की घात 0 हो जाए, 0 से तात्पर्य क्या है, जब हम माइनस करेंगे तो कई बार हो सकता है 7 - 7 क्या हो गया 0, तो किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ नियम है, इन नियमों का हमें उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम घातीय समान आधार वाले घातीय संख्या उनका हम गुणा और भाग आसानी से कर पाएंगे। इन नियमों का आप एक बार कॉपी और पेन लेकर इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, ताकि एक बार आपके दिमाग में जब ये सारे घातांक नियम फिट हो जाएंगे तो अगले वीडियो में हम जो इन घातांक के आधारित जो प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन प्रश्नों को और अभ्यास कीजिए। कक्षा 7 में ऐसे बिल्कुल साधारण से प्रश्न दिए हुए हैं, उसकी मैथ्स लीजिए, उसमें आप प्रश्नों को हल कीजिए। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, जो सामान्य जो प्रश्न है, फिर भी आपको कहीं दिक्कत आए तो आप नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप जरूर लिख दीजिए, या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप पर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, या वॉइस मैसेज भी भेज के आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे अभ्यास करेंगे। घातांक के सारे प्रश्नों को जो आपके लेवल के हैं उन सब प्रश्नों को हम टच करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो साथी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।